प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति का जो कल का वीडियो था उसके आगे का वीडियो लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत कल हमने अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन से संबंधित प्रश्नों को लिया था। आज हम जिन प्रश्नों को लेंगे वो आपके मध्य बिंदु से रिलेटेड होंगे या मध्य बिंदु से संबंधित होंगे। दो बिंदु यदि आपको दिए हों x1 y1 और x2 y2, तो आपको उसका मध्य बिंदु निकालना हो तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इन सूत्रों का प्रयोग करके मैं आपको ये सामने जो ब्लैक बोर्ड पर दो सवाल लिखे हैं इनको हल करना बताता हूँ। उसके बाद और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लूँगा। जैसे पहला सवाल दिया है, यदि 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो पहली चीज तो ये निर्देशांक जो हैं एक समांतर चतुर्भुज के हैं, तो एक चित्र हमने बना लिया ABCD। इसके जो विकर्ण होंगे उनका जो मध्य बिंदु होगा, यानी AC का मध्य बिंदु O होगा और वही मध्य बिंदु BD के लिए काम करेगा। देखिए किस प्रकार से 1, 2 लिखा, 4, y, x, 6 और 3, 5। तो AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यही सूत्र यहां भी होता है। यहां x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। कैपिटल और स्मॉल करके मान लिया, इससे ये लगे कि अलग अलग हैं। तो 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2 बराबर 4 प्लस 3 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। अब करना क्या है, इनका हमको कंपैरिजन कर देना। चूंकि ये बराबर में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर 7 बटे 2, 2 से 2 यानी x वाले पद का x वाले पद से 1 प्लस एक्स बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर 6, यानी x का मान 6 होगा। फिर 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। ये दो कटा, 6 2 8, y प्लस 5, तो y बराबर 8 माइनस 5 यानी y बराबर 3। तो देखा आपने कितनी आसानी से लगाया जा सकता है। सवाल में कुछ नहीं है था। विकर्ण जो होते हैं, विकर्णों का कटान बिंदु एक ही होता है समांतर चतुर्भुज में, इसलिए दोनों के मध्य बिंदुओं का सूत्र लगाया। सूत्र लगाने के बाद मानों को रखा। मान रखने के बाद x वाले पद की x वाले पद से तुलना, y वाले पद की y वाले पद से तुलना। हल करने पर ये दोनों मान निकल कर आए। यही आपका अभिष्ट उत्तर है। इस प्रकार इतनी आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। बिंदु A की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B की निर्देशांक 1, 4। अब देखें, इसका हम एक रफ फिगर एज्यूम करते हैं। ये कोई सर्किल है, AB है, ये सेंटर है। सेंटर के कार्डिजन 2, -3 है, B के 1, 4 है। तो A के x, y मान लिए। अब आप
पहले से इस परिभाषा को जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ए बी व्यास है, ओ ए त्रिज्या है। तो जब आधी है इसका मतलब ये निकलता है कि ए बी का मध्य बिंदु ओ होगा और मध्य बिंदु का सूत्र लगाया जाएगा। देखिए कैसे, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहां पर x बराबर इतना होगा, x का मान 2 है और ये x है, ये 1 है बटे 2, तो 2 दूना 4, x प्लस 1, तो x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर 3। फिर y का मान -3 है, तो ये y प्लस 4 बटे 2, इधर तिरछी गुणा में आया, 2 3 6, y प्लस 4, y बराबर -6 माइनस 4, y बराबर -10। तो इस प्रकार से बिंदु A के निर्देशांक -10 होंगे। अब निर्देशांक ज्यामिति के जिस खंड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके अंतर्गत त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हम करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में होता क्या है, 3 बिंदु होते हैं। त्रिभुज की 3 बिंदु होते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इस आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है और उसके सररेख होने का प्रतिबंध भी निकाला जा सकता है। तो देखिए कैसे, यदि त्रिभुज के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू x1 23, x2 31, x3 12। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। कैसे, देखिए जैसे प्रश्न दिया है, प्रश्न में लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसके निर्देशांक -1, -1, -4, 6 और -3, -5 हैं। ये एनसीईआरटी में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए करना क्या है, पहले बिंदुओं को लिखा 1, -1, -4, 6, -3, -5। तो x1 बराबर 1, x2 बराबर -1, x1 y1, x2 -4 y2 6, x3 -3 y3 -5।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज लिखने की बजाय आप ये डेल्टा का निशान भी बना सकते हैं। x1 का मान 1 है, y2 6 है, माइनस होता है, ये माइनस का है तो प्लस हो गया। x2 माइनस 4 है, y3 माइनस 5, y1 माइनस 1 तो प्लस 1 हुआ, माइनस 3, y1 माइनस 1 माइनस 6 हुआ, 6 5 11, 11 1 11, 5 से 11 4, 4 चौक 16 हो गया प्लस का, 6 और 1 7, 7 3 21 हुआ, 6 1 7 1 8, 2 1 3 1 4, 40/2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 24 मात्रक। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका 24 मात्रक आया। अब देखिए एक प्रश्न और देखें आप, बिंदुओं P -1.5, Q 6, -2 और R -3, 4 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले P -1.5, 3, Q 6, -2, R -3, 4, तो x1 बराबर 1.5, y1 3, x2 6, y2 -2, x3 -3, y3 4। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। x1 1.5 है माइनस का, y2 -2 है -4, x2 6 है 4 - 3, x3 -3 है 3 + 2। अब देखें 4 2 6 माइनस का, 15 छक्का 90 प्लस हो गया, 4 से 3 गया 1, 6 3 2 5, 5 3 15, 9 6 15 -15, 1/2 × 0 बराबर 0। तो देखा आपने कितना आसानी से निकला। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया। अभी हम और आपको बताने का प्रयास करते हैं प्रश्नों को। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपके सामने इन 4 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसमें पहला प्रश्न के किस मान के लिए बिंदु 7, -2 और 5, 1 और 3, के सररेख हैं। तो सररेख के लिए चूंकि बिंदु सररेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, 0 बराबर 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2।
अब इन मानों को हम निकालें कहाँ से, ये जो हमें दिए हैं इससे निकालेंगे। ये 2 तिरछी गुणा में जाएगा 0 हो जाएगा। x1 का मान 7 है, y2 का मान 1 है, y3 k है, x2 5 है, ये k है, माइनस होता है लेकिन ये माइनस है इसलिए प्लस हो गया। ये 3 है, y1 -2 है, y2 -1, 0 7 -7 के 5 के 5 दूनी 10, 2 और 1 3 3 3 9, 7 से 5 गया तो -2 के बचा, 10 7 17 8 बचा, तो 2 के बराबर 8, के बराबर 8/2, 2 4 जा 8, के बराबर 4, ये के का मान आया। तो कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात थी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहता है यदि 3, 5 -4, 5 7, 11 से निर्मित त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। केंद्रक कहे या परिवृत्त कहे, दोनों एक ही बात है, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। देखिए किस प्रकार पहले बिंदुओं को लिखा, 3, 5 -4, 5 7, 11, x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5, x3 बराबर 7, y3 बराबर 11। तो त्रिभुज का केंद्रक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3, x बराबर 3 - 4 प्लस 7/3, 7 3 10, 10 से 4 गया 6/3, 3 दूना 6, x बराबर 2, y बराबर 5 प्लस 5 प्लस 11/3, 5 5 10, 21/3, 3 7 21, y बराबर 7। तो केंद्रक आपके हुए 2, 7। तो देखा विद्यार्थियों, आपने कितना आसान सवाल था, कुछ कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक सूत्र का प्रयोग करना था और कोई परेशानी नहीं। और उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा प्रश्न है जो मैं आपके सामने लाया हूँ। बिंदुओं a/T1, AT1, a/T2, AT2 और a/T3, AT3 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। देखें, x1 बराबर a/T1, y1 बराबर AT1, x2 बराबर a/T2, x3 बराबर AT2, y2 बराबर x3 बराबर a/T3, y3 बराबर AT3। एक बटे 2 x1 2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2, x1 a/T1, AT2 - AT3, a/T2, AT3 - AT1, a/T3, AT1 - AT2। अब करना क्या है आपको, देखें, a पूरे से कॉमन हो सकता है, a कॉमन किया और a यहां से, और
ये T2 माइनस T3 बटे T1 प्लस T3 माइनस T1 बटे T2, T1 माइनस T2 बटे T3, इतना हुआ। अब इसके बाद हम इसमें एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2 T1 T2 T3। तो T1 है इसके बटे में, T2 T3 नहीं है। T2 T3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो T2 स्क्वायर T3, T3 स्क्वायर T2। इसमें T3 स्क्वायर T1, T1 स्क्वायर T3 और T1 स्क्वायर T2 माइनस T2 स्क्वायर T1, ये कितना हुआ। अगर इसको हल करना चाहें तो और भी हल किया जा सकता है। देखिए मैं आगे बता देता हूँ। ए स्क्वायर अपॉन 2 T1 T2 T3, इसको बाहर कॉमन किया। अब करना क्या है इसमें, ये समझने वाली बात है भाई। T1 है, T2 है, T3 है, तो सबसे पहले हमको T1 की बड़ी घात लेनी है। ये T1 स्क्वायर T2 माइनस T1 स्क्वायर T3 प्लस ये स्क्वायर था, अब उससे छोटी ये है T1 T3 स्क्वायर माइनस T1 T2 स्क्वायर। अब वो पद जिसमें नहीं है T2 स्क्वायर T3 माइनस T3 स्क्वायर T2। अब देखिए क्या हुआ। इन दोनों से T1 स्क्वायर कॉमन, T2 माइनस T3 आया, T1 कॉमन T3 स्क्वायर, T2 स्क्वायर आया, T2 T3 कॉमन, T2 माइनस T3 आया। अब देखिए ये T3 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर है, इसका मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 पूरे से बाहर कॉमन कर दिया, ए स्क्वायर T2 माइनस T3 2 T1 T2 T3, T1 स्क्वायर माइनस हुआ क्योंकि यहाँ पर उल्टा आ रहा था, T1 T3 प्लस T2 बचा T2 T3। और इसको फिर खोलेंगे, ए स्क्वायर T2 माइनस T3 2 T1 T2 T3, T1 स्क्वायर T1 T3 T1 T2 T2 T3। देखिए पहली स्टेप में हमने T1 का स्क्वायर लिया था, तो अब T2 का नंबर आता है, तो T2 की स्टेप में ये दो है, तो क्या हुआ T2 कॉमन T3 माइनस T1, T1 माइनस T3। अब ए स्क्वायर T2 माइनस T3 2 T1 T2 T3, T3 माइनस T1 बाहर किया, तो जब T3 माइनस T1 करेंगे तो ये माइनस होगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये आपका आंसर। तो देखा मित्रों, कितनी आसानी से इन सवाल को हम लगा सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बस
कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान देना है कि बहुत धैर्यपूर्वक आपको इस प्रश्न को खोलना है। और ये जिस प्रक्रम से गुणनखंड हुआ है वह समय पहले चक्रीय गुणनखंड हुआ करते थे, उससे रिलेटेड है। उस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे कि T1 पहले, T2 बाद में, फिर T3, या T3 पहले, T2 बाद में, T3, T1 उसके बाद में। तो बहुत प्रेम से ये सवाल लग सकता है। और अगर आपने बीच में कहीं पर जल्दबाजी की तो ये प्रश्न गलत हो सकता है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न जो हम लेकर आए थे उसे आप देखें। हमें ये सिद्ध करना है कि ये बिंदु सररेख है। चाहे सररेख लिखा हो चाहे समरेख लिखा हो, बात एक ही होती है। तो है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1, -1, 5, 2, 9, 5। तो x1 1, y1 -1, x2 5, y2 2, x3 9, y3 5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। x1 1, y2 2 - 5, x2 5, 5 प्लस 1 9 -1 -2। 2 से 5 गया, 3 बचा माइनस का। 5 1 6, 6 5 30, 2 1 3 9 3 27, 27 3 30, 30 - 30। तो 1/2 इंटू 0 0। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अतः बिंदु सररेख होंगे। विद्यार्थियों, कभी कभी सवाल इस तरीके से ही पूछा जाता है कि बिंदु दिए रहते हैं, उनके सररेख होने का प्रतिबंध ज्ञात करना होता है। तो इस प्रश्न में कुछ है नहीं, आप ध्यान से देखें। P, Q है, R, S है, P + R और Q + S है। ये 2 बिंदु हैं, 3 बिंदु। तो x1 बराबर P, y1 बराबर Q, x2 बराबर R, y2 बराबर S, x3 बराबर P + R, y3 बराबर Q + S। तो सररेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। 0 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 ये 0 हो गया। x1 P है, y2 S माइनस Q - S, x2 R, Q + S - Q, x3 P + R, Q - S। अब देखिए, Q से Q कट गया, S से S कट गया, -PQ + RS, इसकी गुणा करेंगे तो +PQ - PS + RQ - RS। तो ये PQ कट गए, RS कट गया। तो PS बराबर QR, ये प्रतिबंध हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इस प्रश्न में देखें, 0, x, y, 0, -1, -1, x1 बराबर 0, y1 बराबर x, x2 बराबर y, y2 बराबर 0,
x3 बराबर -1, y3 बराबर -1। चूंकि सरेख है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। x1 23, x2 31, x3 12। ये 0 हो गया। x1 की जगह 0, y2 0 + 1, x2 की जगह y -1 - x -1 x -0। ये 0 हुआ, -y -xy -x। इसको पक्षांतर करके इधर ले आए, x + y बराबर xy। xy से भाग कर दें तो x/xy, y/xy और xy/xy बराबर 0। तो 1/x 1/y + 1 बराबर 0। ये प्रतिबंध प्राप्त हुआ। तो देखा विद्यार्थियों निर्देशांक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा निर्देशांक ज्यामिति को कितने आसान तरीके से लगाया जा सकता है, और इसको लगाने में आपको मुख्य 4 या 5 सूत्रों का प्रयोग करना पड़ा। इन 4-5 सूत्रों को याद कर लेते हैं, और ज्यामिति से संबंधित परिभाषा यदि आपको याद है और नहीं याद है तो याद करने का प्रयास कर सकते हैं, तो आप इसके प्रश्नों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर ये 7 नंबर की पूछी जाती है। दूरी वाला 1 नंबर का, सेक्शन फार्मूला वाला 2 या 3 नंबर का, और इस पर सरेख पर आधारित 3 या 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो मैं करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और बोर्ड परीक्षाओं में आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।